हेलो बच्चों, आज काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंसेप्ट ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट मतलब एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। जिन बच्चों की शिकायत रहती है, चाहे आईटी के हो, चाहे नीट के हो, चाहे 12th के हो, कि हमको फिजिक्स नहीं आती, मेरा तो ऐसा सोचना है उन लोगों को शुरुआत के चैप्टर्स क्लियर नहीं होते। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक ही बात सीखी अपने जीवन में, अगर स्टार्टिंग की फिजिक्स वेक्टर हो, काइनेमेटिक्स हो, अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो यार आगे कभी भी दिक्कत नहीं आती है 100%। कुछ लोग पढ़ना या पढ़ाना ही शुरू करते हैं लॉज ऑफ मोशन से, तो यार रट लोगे, क्यों वहाँ पे चीज़ें थोड़ी आसान होती हैं, तो कुछ आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन जहाँ पर भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं फंसने लगते हो। तो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से क्लियर करिए, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स लेक्चर 6 हेडिंग लगा लीजिए। स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ इफेक्ट। कंसेप्ट ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट का जन्म कहाँ से हुआ ये आपको पता है। वैसे तो हम उल्टा चल रहे हैं, जैसे F इक्वल टू यहाँ से ma एक वेक्टर इक्वेशन होती है, तो इसको हमने फोर्स बोला था और इसी को हम क्या कहते थे, कॉज। इस क्वांटिटी को हम लोगों ने इफेक्ट कहते हैं। इसकी और बेहतर फीलिंग तो आपको लॉज ऑफ मोशन में जाके आएगी, लेकिन इसका जो मोशन का पैरामीटर होता है ये, तो उतनी बातें यहाँ पर सीखना अति आवश्यक। इफेक्ट, इसी को हम एक पढ़ते हैं एक्सीलरेशन। इसके दो नाम होते हैं, दो अलग अलग काम होते हैं, और दूसरे को फिर रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्या मतलब होता है एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन का, एक एक बात का मतलब आपको समझाएंगे, ठीक। एक एक बात का मतलब आपको क्लियर करेंगे, एक एक बात। इतना लिखिए जरा, ठीक है, पॉज करके उतार लिया करो। तो F इक्वल टू ma, ये इसका जन्म ये कहाँ पे जाएगा, काइनेटिक्स। अभी क्या है, काइनेमेटिक्स, तो उसमें हम केवल क्या पढ़ेंगे, पैरामीटर्स ऑफ मोशन। तो यहाँ पे A आ गया, जिसका नाम क्या होता है, इफेक्ट। इफेक्ट, एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन, ओके, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं आपको चीज़ों को शुरुआत से करता हूँ। देखिए, सबसे पहले फोर्स आता है। फोर्स आता है, फोर्स से जन्म हो जाता है ए का, जिसमें दोनों ही आ गए, एक्सीलरेशन भी आ गया एंड रिटार्डेशन भी आ गया, दोनों आ गए इसमें। और अगर किसी बॉडी के पास एक्सीलरेशन होता है तो यार यहां से जन्म हो जाता है वेलोसिटी का। वैसे कहना तो बेहतर चाहिए चेंज इन वेलोसिटी, कहना तो क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी, पर चलो मैं वेलोसिटी कह देता हूं। एक्चुअली तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी का मतलब आ जाता है, यहाँ पर ध्यान रखना, चेंज इन वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी किसी पर आ जाती है तो फिर यहाँ से आ जाता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। बहुत ध्यान से सुन लेना, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। कहने को यहाँ पर भी कह सकते हो वेलोसिटी एंड स्पीड कह सकते हो। तो ये सब रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम किसी बॉडी के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स। जैसे आराम से सुन लो, जैसे ये आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, यार फिजिक्स को ऐसे फील किया करो। तो अगर ये मान लीजिए ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट में है, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है, रेस्ट में है, तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे। जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो इस बॉडी के ऊपर क्या आने लगेगा, एक्सीलरेशन आने लगेगा। जैसे ही एक्सीलरेशन आने लगेगा, ध्यान से सुनना, कुछ देर बाद क्या आ जाएगी, इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी या स्पीड आ जाएगी। और जैसे ही वेलोसिटी और स्पीड आएंगे, तुरंत ये एक दूरी चल जाएगा, जिसको मैं एक्स और एस कहता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले फोर्स, फोर्स ने जनरेट किया इफेक्ट, इफेक्ट ने जनरेट की चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी से जनरेट किया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो देखिए, जो डेफिनेशंस भी आई हैं, आपने देखा था, हमने इनको डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था, आराम से सुन लो। डिस्प्लेसमेंट को बोला था इनिशियल से फाइनल, यही तो बोला था। डिस्टेंस को बोला था टोटल पाथ लेंथ। लेकिन जो वेलोसिटी की बात की गई थी, तो वेलोसिटी को आपसे ध्यान से देखो, ये हमने डिफाइन किया था ds/dt, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्ट लेना देना किससे होता है, डिस्प्लेसमेंट से होता है। अगर बॉडी के पास वेलोसिटी है तो फिर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वांटिटी है। इसी तरीके से जो ए होता है, ये क्वांटिटी, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इट इज
अगले पेज पे चाहो तो लिख लो, नहीं यही लिख लो। इट इज क्वांटिटी, ये बेहतरीन पॉइंट है, ठीक है। इट इज क्वांटिटी रिलेटेड टू वेलोसिटी। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, इट इज क्वांटिटी रिलेटेड टू वेलोसिटी। ये फंडा क्लियर हुआ पहले। ये एक बेहतरीन पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, इट इज क्वांटिटी रिलेटेड टू वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन से अगर आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होना चाहिए तो ये होना चाहिए कि एक्सीलरेशन, अच्छा ध्यान रखना एक बात, होता दोनों ही है एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, पर आप देखेंगे कि हम क्या सभी लोग एक्सीलरेशन ही बोलते चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ इनर्शिया हो गया है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इज द क्वांटिटी रिलेटेड टू वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी के बारे में ही मैंने कहा था, तो इट इज क्वांटिटी, क्या बोला था बताइए, इट इज क्वांटिटी, इट इज क्वांटिटी। यार मैं सामने आ जाता हूं बोर्ड के, ये जरा ध्यान रखा करो अब दिस। इट इज क्वांटिटी रिलेटेड टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी से रिलेटेड क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेलोसिटी से रिलेटेड क्वांटिटी होती है। इतनी बातें क्लियर हैं, स्क्रीनशॉट लेके उतारिए जरा, आगे बढ़े, ठीक। अब देखिए, जैसे एक्सीलरेशन था, हालांकि इसमें दोनों ही आएंगे। अब जैसे हमने डिफाइन किया था इसके बारे में, एक्सीलरेशन ए वेक्टर, तो सबसे पहले इसके बारे में जरा हम बातें लिखते हैं। पहली बात, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। दूसरी बात, क्वांटिटी रिलेटेड टू चेंज इन वेलोसिटी होता है, क्वांटिटी रिलेटेड टू चेंज इन वेलोसिटी होता है, ठीक। तीसरी बात होती है ए वेक्टर वाई इज डिफाइंड। इसको जब डिफाइन करते हैं, ये दोनों समय पर डिफाइन होता है, एक इंस्टेंट पर भी डिफाइन होता है और एक इंटरवल में भी डिफाइन होता है। डिफाइंड, ए डिफाइंड इन एन इंटरवल एंड एट एन टाइम इंस्टेंट। एक टाइम इंस्टेंट पर भी डिफाइन करते हैं इसको, एक इंटरवल में भी डिफाइन होता है और एक टाइम इंस्टेंट पर भी डिफाइन होता है। इंस्टेंट का मतलब जानते हैं, टी इक्वल टू टी। इंटरवल का मतलब जानते होंगे सब, डेल्टा टी। इंटरवल को क्या कहते हैं, डेल्टा टी। और इंस्टेंट का मतलब टी इक्वल टू टी, ठीक। तो चौथी बात हो जाती है, इसका जो यूनिट होता है, यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक, यूनिट, ठीक, ये होता है इसका। इतना लिखिए। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी रिलेटेड टू चेंज इन वेलोसिटी होता है। ए इज डिफाइंड इन एन इंटरवल, इंटरवल में भी डिफाइंड होता है एंड एट एन इंस्टेंट में भी डिफाइंड होता है, टी इक्वल टू टी। यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए, जब हम ए वेक्टर को, ध्यान से सुन लीजिए, डेल्टा टी में डिफाइन करते हैं, डेल्टा टी का मतलब इंटरवल में डिफाइन करते हैं। जब इंटरवल में डिफाइन करते हैं तो इसको कहते हैं एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। और एवरेज एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है, ध्यान से सुन लीजिए, इसको मैं बोले दे रहा हूँ डायरेक्ट, ये डिफाइन होती है डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। क्या मतलब है इसका, ध्यान से सुन लीजिए, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, आपको पता होगा कि आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था वेलोसिटी एवरेज पढ़ी थी, तो बताइए क्या पढ़ा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसी तरीके से अगर आप एवरेज एक्सीलरेशन पढ़ रहे हैं तो ये होती है एवरेज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ये था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। एक एक बात क्लियर आएगी, मजा आ जाएगा, चिंता मत करना। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम ये डिफाइन होता है इस तरीके से, ठीक है। जब हम किसी टाइम टी इक्वल टू टी पर डिफाइन करते हैं,
जब हम t इक्वल टू टी पर डिफाइन करते हैं तो t इक्वल टू टी का मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस। तो किसकी बात करते हैं? इंस्टेंटेनियस। ओके, तो फिर इसको हम कहते हैं ए इंस्टेंटेनियस। तो अभी मैं लिखाई दे रहा हूँ, एक एक चीज़ समझाऊंगा। तो ये डिफाइन होता है बेटा dv अपॉन dt। अब ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं कि जब यही डेल्टा t बहुत छोटा हो जाता है तो चेंज इन वेलोसिटी किसी इंस्टेंट की होने लगती है, तो dv अपॉन dt। और अब बताइए dv अपॉन dt को क्या डिफाइन करोगे? बिल्कुल डिफाइन कर लोगे, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि पूरी कैलकुलस में आपको जितनी काइनेमेटिक्स में यूज होनी है पढ़ा चुका हूँ। तो क्या पढ़ेंगे इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको पढ़ेंगे बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक बेहतरीन क्वांटिटी। तो जब t इक्वल टू टी पर डिफाइन करते हैं तो ए इंस्टेंटेनियस, डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt। जब किसी इंटरवल में डिफाइन करते हैं तो एवरेज एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। क्लियर होगी बात? इतना उतारिए पॉज करके। अब सबसे पहले मैं आपको एवरेज एक्सीलरेशन के कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है? एकदम समझ में आएंगे, चिंता मत करना, ठीक है? तो अब आप हेडिंग लगाइए एवरेज एक्सीलरेशन। बहुत बेहतरीन क्लियर होना है। एवरेज एक्सीलरेशन लिखेंगे कैसे? ऐसे वेक्टर लगा के ए एवरेज ये लिखेंगे। तो ए एवरेज की डेफिनेशन जो आ गई, ध्यान से सुनना, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अब सबसे पहले दो बातें आती हैं, एक आएगा इसका मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुन लेना, जो बातें बता रहे हैं वो समझो। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाएगा, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है डेल्टा टी, तो सीधे सीधे आ जाएगा डेल्टा वी वेक्टर का क्या ले लेंगे? मॉड अपॉन डेल्टा टी, ये ठीक। तो ये आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन डेल्टा टाइम, ठीक है? तो लिखने की आवश्यकता नहीं, वो समझ गए आप, ठीक है? तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन टोटल टाइम। दूसरा डायरेक्शन, प्लीज डायरेक्शन, ये किसी वेक्टर का डायरेक्शन ना बताओ कैसे काम चलेगा? तो देखिए, आप देखिए इस फिजिकल क्वांटिटी को आप डायरेक्टली इसके बराबर कह रहे हैं, तो ध्यान रखना, ये मैंने वेक्टर में भी बताया था, फिर बता दूं, अगर मैंने कभी भी कहीं भी पूरे फिजिक्स में सुन लो जरा, जैसे मैंने कहा कि कोई लैम्डा वेक्टर है, ध्यान से सुन लेना, बराबर म्यू वेक्टर, ये नियम सुन लो। तो इस बात का मतलब क्या होता है, जरा ये सुनिए, इस बात का मतलब दो होते हैं। एक तो जो लैम्डा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड म्यू वेक्टर के बराबर है, एंड दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, मतलब लैम्डा वेक्टर का डायरेक्शन इक्वल टू म्यू वेक्टर का डायरेक्शन। मतलब जब दो वेक्टर बराबर होते हैं तो मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ये कंसेप्ट होता है। तो यहां पर ये वेक्टर इसके बराबर है, अब इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है? ये कुछ पुरानी बातें थी। अब देखिए, ये वेक्टर इसके बराबर है तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन यहां पर डेल्टा वी के एक्सीलरेशन वेक्टर का एवरेज का डायरेक्शन क्या होगा बताइए? ये डेल्टा वी के डायरेक्शन में होगा, दैट इज, एक शब्दों में लिख रहा हूं, बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, एवरेज एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है, तो दैट इज डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन इज along the change in velocity vector, ठीक है? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, तो एक्सीलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के अलॉन्ग होता है। इस बात को जरा मगअप करिए, कुछ बातें समझाता हूं, चेंज इन वेलोसिटी के अलॉन्ग होता है, ओके? चलिए, इतना क्लियर है, ये आपने आप बात समझ ली, याद कर ली, क्योंकि मैंने सीधे सीधे बता दिया इस फिजिकल क्वांटिटी को इसके बराबर कह रहे हैं, तो दोनों के मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे और दोनों के डायरेक्शन भी सेम होंगे, तो मैग्नीट्यूड बराबर कर दिया और डायरेक्शन भी सेम कर दिया, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन इस वेक्टर के बराबर होगा। क्लियर? चलिए, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है? छोटे छोटे एग्जाम्पल देखिए। अब जो सुन लेना, या इसको हटा लो पहले। अब देखिए, जो डेल्टा वी होता है, बड़े बड़े ध्यान से सुन लेना। चलो मैं सीधे एग्जांपल से शुरू करता हूं। अब देखिए, यहाँ पे पार्टिकल है,
अभी ग्रेविटी वगैरह को मत सोचना, ठीक है। यहाँ पर ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक। और मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर ऐसा, कुछ देर बाद मान लीजिए इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गई, आराम से देखना, ठीक। और ऐसा मान लीजिए t इक्वल टू 2 सेकंड पर हो गया। तो हमें अब देखिए वेलोसिटी तो चेंज हुई है ना, लेकिन डायरेक्शन में नहीं चेंज हुई, केवल किस में चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड में। किस में चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो केस 1 फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, सब चीजें समझाएंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए जरा देखिए। तो अब यहाँ पर हमको एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, फाइंड। आराम से देखते रहो, एक एक फंडा क्लियर हो जाएगा यार, एक एक क्लियर हो जाएगा। पहले ये बेसिक क्वेश्चन है, t इक्वल टू 0 पर बॉडी की वेलोसिटी ये है और t इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी ये है, एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। प्लीज इसी से सिखा दूंगा। तो अब जरा डेफिनेशन पर आ जाइए, ए एवरेज वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर में, अभी बाद में आ जाएंगे मैग्नीट्यूड पर पहले वेक्टर फॉर्म में ही लिखिए। तो ये डेफिनेशन होती है डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, लिख दिया हमने। अब इस डेल्टा का मतलब बहुत अच्छे से कैलकुलस में बताया, फिर भी मैं एक बार बता दूं कि जब भी आप कोई भी डेल्टा लैम्डा लिखते हैं तो इसका मतलब होता है लैम्डा की फाइनल वैल्यू माइनस लैम्डा की इनिशियल वैल्यू। दिस इज कॉन्सेप्ट। अगर आपने डेल्टा टी लिखा है तो इसका मतलब होता है टी की फाइनल वैल्यू माइनस टी की इनिशियल वैल्यू, ये मतलब होता है यार इसका, ठीक है। क्लियर, हटा रहा हूं इसको, बस समझा दिया, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो अब बताइए, अब ये अब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तो सब लेना जानते ही, मान लो इसको एक्स एक्सिस ले लो, इसको वाई एक्सिस, तो इसको हम क्या कहेंगे, आई कैप कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, जे कैप। अब जो भी मोशन हो रहा है वो अलोंग द एक्स एक्सिस हो रहा है। तो बताइए डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। आराम से देखिए, बराबर फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको बताइए, हम लिखेंगे इसको 15 आई कैप, ओके, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बताइए, 10 आई कैप, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। बताइए यहाँ से यहाँ तक समय कितना लगा इसको, 2 सेकेंड, ठीक। तो ये जो ए एवरेज आ जाएगा बराबर, बताइए 15 आई माइनस 10 आई कितना हो जाएगा, बताइए 5 आई। बड़े ध्यान से देख लेना, मजा आने वाला आपको बहुत। 2 इक्वल टू आ जाएगा 2.5 आई कैप। अब अपने आप समझ जाओ कि एवरेज एक्सीलरेशन आया 2.5 आई। इसके दो मतलब हैं, एक तो इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा सीधे सीधे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन, ए एवरेज का डायरेक्शन बताइए ये कितना आ जाएगा, आई कैप, तो ये आ जाएगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। पॉज करके उतारिए आराम से, बेसिक क्वेश्चन। तो एवरेज एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आया, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन आया अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, पॉज करके उतारिए, ठीक। यही ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा होता है, जिनको स्लो लगे वो स्पीड डबल करो, तो बाद बाकी तेज तो किसी को लगेगा नहीं, खैर ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, भाई ऐसे ही फिजिक्स आ जाती है यार। मान लीजिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और ये मान लीजिए टी इक्वल, अभी मैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा हूँ, और कुछ देर चलने के बाद यहाँ पर मान लीजिए टी इक्वल टू हमने फिर से 2 सेकंड कह दिया, और यहाँ पर वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। अब की बार घट गई, अभी घटने में ध्यान मत देना, ठीक है, इस पर हो गई। फिर से पूछा है फाइंड ए एवरेज, आराम से देखते रहिए। तो मैं डेफिनेशन यूज करूंगा ए एवरेज की। बताइए क्या डिफाइन की थी मैंने, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर। आराम से, अब डेल्टा वी का मतलब क्या बताया, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, हाँ करो कि ना, अपॉन डेल्टा टी बराबर फाइनल वेलोसिटी। इतना लिखना सीख जाओगे, ये अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर है तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, 6 आई कैप, बिल्कुल सही, माइनस इनिशियल बताइए क्या है, बोलिए 10 आई कैप, बोलिए, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, इज इक्वल टू, घटाइए माइनस 4 आई डिवाइडेड बाई 2 बराबर क्या लगा, माइनस 2 आई कैप। तो जो एवरेज एक्सीलरेशन
आया हमारे पास, वो आया -2i। बोलिए अब इसके दो मतलब, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब देखिए कुछ गधे टाइप बच्चे, प्लीज सॉरी अगर बुरा लग जाए तो, कहेंगे कि मैग्नीट्यूड -2 है, फालतू की बात नहीं। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। वेक्टर अपने डायरेक्शन की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो अगर कोई डाउट है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, कोनो आफत नहीं है, ये अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ पर कन्फ्यूजन आता है, मैं दूर करना चाहता हूँ कन्फ्यूजन। एक वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड की वजह से कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। कहने का मतलब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा ही पॉजिटिव होता है, वेक्टर अपने डायरेक्शन की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव होता है। क्लियर हुई बात? कन्फ्यूजन आता है, दूर कर दिया। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, बताइए तो क्या लिखेंगे? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस लिखेंगे, क्योंकि -i है, लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर? पॉज करके उतारिए आराम से, आगे बढ़े। चलो फिर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ, स्टिल एंड मोशन की बात कर रहे हैं, कि बॉडी यहाँ से चली, आराम से देखिए, t = 0 पर ऐसे चलते चलते फिर मान लो रास्ते में लौटने लग गई, रास्ते में लौटने लग गई। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर था, t = 0 पे था 10 मीटर पर सेकेंड, आराम से देख लीजिए। यहाँ पर आ गई तो मान लो 12 मीटर पर सेकेंड, और ये जो t = मान लो 4 सेकेंड कह दिया हमने। हमको पाथ से या डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, हमको तो वेलोसिटी चाहिए होती है उस इंटरवल में चेंज। तो फिर से सवाल पूछा है, फाइंड ए एवरेज। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर लगाते हैं डेफिनेशन ए एवरेज की, क्या लिखेंगे बताइए? डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर। डेल्टा वी का मतलब मैंने बताया था, फाइनल में से क्या घटाना है? इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। बोलिए, क्लियर हुआ? अब बताइए, अगर ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है तो बताइए इधर क्या होता है? फिर -x होता है, या इसको बोलिए क्या होता है? -i होता है। लिखते हैं जरा फाइनल वेलोसिटी। अब की बार इधर है तो क्या लिखी जाएगी? 12 और -i। हाँ करो कि ना? माइनस इनिशियल बताइए इधर थी, ये इनिशियल है, फाइनल है, वो कितनी आ जाएगी बताइए? 10i आ जाएगा, अपॉन डेल्टा टी। बोलिए तो t = 0, t = 4 सेकेंड का 4 - 0 = बताइए कितना आ गया? -22i अपॉन 4 आ गया, = -11/2i आ गया। फिर ध्यान से सुन लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आप लोगों को, कि ए एवरेज जो निकल कर आया यहाँ पर, वो आया -11/2i। पर इसका मैग्नीट्यूड -11/2 नहीं होगा, क्योंकि एक वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड की वजह से कभी नेगेटिव नहीं होता। तो बताइए क्या लिख सकते हैं इसको? 11/2 और -i। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए एवरेज का, वो आ जाएगा 11/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो डायरेक्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा -i है, तो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया। क्लियर होने लगा? अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस आने लगा, आराम से करिए। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, हटाएं। और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे एक बॉडी को मैंने यहां से उछाला, t = 0 पर बॉडी ऐसे जाती है और फिर मान लीजिए लौट कर आती है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर पहुंची, किसी भी समय पहुंची, उससे कोई मतलब नहीं है। t = 2 सेकंड पर पहुंची मान लो, तो यहाँ पर वेलोसिटी एक मूवमेंट के लिए 0 होगी। फिर बॉडी यहाँ पर आ जाती है, मान लो t = 3 सेकंड पर, मान लो यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी है
15 मीटर पर सेकेंड। फिर बॉडी यहाँ पर आ जाती है और t इक्वल टू हमने कहा 6 सेकेंड पर आई, और यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, ये है। इसको मैं A पॉइंट कह रहा हूँ, इसको मैं B लोकेशन कह रहा हूँ, इसको मैं C कह रहा हूँ। आराम से करके देख लेना आप ही के लिए। फाइंड A एवरेज, भाई डायरेक्शन बताना होगा। फर्स्ट A टू B, सेकेंड A टू C। ठीक है, चलिए निकालिए, दो ही करिए। पॉज करके ट्राई करो, अपने आप पॉज करके ट्राई करो। एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है A से B में और A से C में। अपने आप ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, जो डायग्राम बनाया उसके हिसाब से। ठीक है, करें। चलिए, तो पहला पार्ट करते हैं। जैसे इसमें करते हैं A से B, तो देखिए ध्यान से सुन लेना। A एवरेज डायरेक्ट लिखते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से क्या था, डेल्टा V वेक्टर अपॉन डेल्टा T। डेल्टा V का मतलब क्या लिखते हैं बताइए, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा T। तो A एवरेज बराबर, बताइए फाइनल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए ये y एक्सेस के अलॉन्ग मोशन हो रहा है, तो ऊपर तो क्या होता है प्लस जे और नीचे होता है माइनस जे। तो फाइनल यहाँ पर है, तो ये क्या लिखा जाएगा बताइए, ये लिखा जाएगा 15 माइनस आई कैप माइनस ऑफ इनिशियल, ये लेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए 20 जे कैप। और कितने टाइम में ऐसा हो गया, 0 से 3 सेकेंड, तो 3 माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए एवरेज बराबर, बताइए कितना आ गया, सॉरी ये गलत लिख दिया हमने, ये गलत लिख गया हम इसको। ठीक, ये क्या होगा बताइए, 15 जे कैप है, जे कैप। ठीक, बताइए कितना आ गया, ये -35 जे कैप डिवाइडेड बाई 3, यही आ गया। अब इसके जो डायरेक्शन को मैंने आपको जो बताया, ये मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है कभी भी, तो एक्चुअली में 1535/3 और माइनस जे कैप होगा। ये वाला पार्ट मैग्नीट्यूड होगा, ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होगा, ये डायरेक्शन होगा। हटाएं, बी पार्ट ट्राई करिए, बी पार्ट ट्राई करिए। ठीक, बी पार्ट ट्राई करिए। A टू सी में जरा देखिए, फिर आप लिखेंगे A एवरेज, A एवरेज बराबर वही हमेशा की तरह। अब थोड़ी प्रैक्टिस हो गई होगी, डेल्टा T बराबर लिखा जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो A एवरेज बराबर फाइनल वेलोसिटी बताइए A से C में ये है, तो C पे बताइए क्या है, -40 जे कैप। ठीक, माइनस ऑफ ये क्या था बताइए, +20 जे कैप डिवाइडेड बाई टाइम बताइए यहाँ पे 6 सेकेंड, 6 माइनस 0। तो A एवरेज बराबर बताइए कितना आ जाएगा, -60 जे कैप डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू -10 जे कैप इक्वल टू 10, और ये माइनस जे कैप। तो ये तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। क्लियर होने लगे फंडे। ठीक है, तो ये मैंने आपको एवरेज एक्सीलरेशन के कुछ एग्जांपल किसके लिए दिए, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए दिए। ठीक है, अब जरा हम 2D मोशन या 2D मोशन में ही देख लेते हैं पहले। ठीक है, 3D की अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चंस आने दो। ठीक है, फॉर 2 डायमेंशनल मोशन। तो देखिए 2 डायमेंशनल मोशन में किस तरीके से बात करते हैं। पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन अ वेक्टर। प्लीज यार,
इसमें बच्चों को दिक्कत होती है फालतू में, जरा इसको पहले समझा देते हैं हम। हालांकि हम वेक्टर में बहुत अच्छे से बता चुके हैं, पर हमें पता है कुछ बच्चों ने वेक्टर में अभी इसको पढ़ा नहीं होगा, पर चेंज इन वेक्टर बताते हैं। देखिए यार ये वेक्टर क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे ये ए वेक्टर है, भले मैग्नीट्यूड यही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड मान लो आप इसका जो भी मान लो ए का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट मान लो, ठीक, और इसमें से हमें घटाना है, मान लो ये वेक्टर घटाना है, ये ए ही है लेकिन डायरेक्शन बदल गया, वेक्टर वी हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड अभी भी इसका 10 यूनिट है, मैग्नीट्यूड नहीं बदला है। तो आपको बताना है फाइंड, ध्यान से सुन लेना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये फाइंड आउट करना है। तो प्लीज़ यार इसको मैं वेक्टर मेथड से बच्चों को हमेशा पसंद करता हूँ बताना। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे मैं इसका एंगल देखूँ, यहाँ से मान लीजिए एंगल इसका थीटा बने, ध्यान से सुन लो, और यहाँ से इसका एंगल जो भी है मान लो उधर से इधर से थीटा 2 है, ठीक है, ये है। तो आप इसके इस वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो, जो कि यार अब ये वेक्टर पे आपको जाना पड़ेगा। तो अब बताइए इसको कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये आएगा a cos थीटा 1 आई कैप। जिन्होंने वेक्टर में कोई डाउट है, 9 लेक्चर वाइब्रेंट फिजिक्स बाय रघुराज सर करके बहुत अच्छे से पढ़ा दिए, कड़ी मेहनत करके एक ही रात में 9 के 9 लेक्चर देखो, तब लगेगा कि हाँ तुम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, या नीट की तैयारी कर रहे हो, या IIT की तैयारी कर रहे हो। ऐसे काम नहीं चलेगा कि यहाँ पे आए और मुंह बना के सिकुड़ गए। आप देखिए बैक में जाके, अब मैं कितना बार बार बताऊंगा यहाँ पर, ठीक। तो इसको लिखेंगे a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा 1 जे कैप, पढ़ा चुका हूँ सब। ऐसे b को बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पर, b वेक्टर को कंपोनेंट में लिखेंगे, ये आई कैप है, तो क्या आ जाएगा बताइए, b sin थीटा 2 आई कैप, और ये नीचे तो माइनस b cos थीटा 2 जे कैप। हालांकि मैग्नीट्यूड दोनों के 10 है, ओके। जब आप ये लिखेंगे चेंज इन वेक्टर, ठीक, तो देखिए b वेक्टर माइनस जो a वेक्टर लिखा जाएगा, अब b वेक्टर बताइए क्या है, b साइन थीटा 2 आई कैप माइनस b cos थीटा 2 जे कैप, ये एक वेक्टर है फाइनल, और माइनस इसमें से a घटाएंगे, a वेक्टर देखो ये लिखा हुआ है, a इधर लिखा था मैंने, a बताइए क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा जाएगा a cos थीटा 1 आई कैप प्लस a साइन थीटा 1 जे कैप, ये लिखा जाएगा। अब एक एग्जांपल देता हूँ, ये लिखेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है, अभी एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है, समझाए। एक एग्जांपल से समझा देते हैं, देखो जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ पे मान लो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ध्यान से सुन लेना, और यहाँ से एंगल मान लीजिए इसका 37 है, और फिर उसके बाद चलते 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 यहाँ पर आ गया, मान लो यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल से एंगल मान लो इसका 53 है, ठीक, ये B है, ये लोकेशन A है। अब हमें बताना है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, यही निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, तो देखिए अब अगर हम बाई डेफिनेशन बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या डिफाइन करेंगे बताइए, ये डिफाइन होगा डेल्टा वी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर। अब हमेशा फाइनल जब भी 2D में हो तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। बताइए यहाँ पर जो वी फाइनल आ जाएगा या वी आ जाएगा, बताइए क्या आएगा, इसका एक कंपोनेंट ये एक कंपोनेंट ये, तो कितना आएगा 20 cos 53 आई कैप। यहाँ कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी मुझे पता है, लेकिन उन्हीं को दिक्कत होती है जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे वी को लिखते हैं, वी वेक्टर इक्वल टू 20 cos 53 आई कैप माइनस
20 साइन 53 जे कैप। अब देखिए साइन 53 और कॉस 53 की वैल्यू में भी दिक्कत होती है, तो चलो एक बार इसको तो फिर मैं बता देता हूँ, हालांकि वेक्टर में बता चुका हूँ। देखो ये एक याद करना होता है रिजल्ट, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल 53 डिग्री है, ये 37 है, तो ये याद होता है ये 90 है, ठीक है। तो इसके सामने साइड लेते हैं 5, इसके सामने कितना लेते हैं 3, और इसके सामने क्या लेते हैं 4। ये स्टैंडर्ड होता है बेटा, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड होता है, ओके, ठीक है, स्टैंडर्ड होता है ये। तो यहाँ पे आप वैल्यू निकाल लो, इसी से लिख लो। देखो साइन, जैसे आपको साइन 37 लिखना है, तो साइन 37 ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना आ जाएगा 3/5। जैसे आपको कॉस 37 लिखना है, कॉस 37 बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 4/5। जो भी लिखना है, ये आपको tan 37 लिखना है, तो क्या आ जाएगा बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4, जो भी लिखना है। फिर आपको जैसे साइन 53 लिखना है, तो साइन 53 आ जाएगा दिस अपॉन दिस, तो कितना आ जाएगा बताइए 4/5। जैसे आपको कॉस 53 लिखना है, तो कॉस 53 आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कितना आ जाएगा बताइए 3/5। जैसे आपको tan 53 लिखना है, ठीक, तो tan 53 आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ जाएगा 4/3। तो ये सब वैल्यू याद होती हैं, ये वैल्यू याद कर लेनी होती है, आती यहाँ से हैं। कई बार बता चुका हूँ और एक आध बार बता दूंगा, टेंशन ना लो, लेकिन तुम भी तो अपनी जिम्मेदारी समझो, कुछ हटा रहा हूँ, ठीक है, ये है। तो अब अगर मैं यहाँ पर VB को लिखना चाहूँ तो बताइए कितना आ जाएगा, ये cos 53 कितना होता है जमाने से, अभी बताया है 3/5 होता है, ठीक है। तो 3/5 करोगे तो 5 से जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 कैप, माइनस साइन 53 होता है 4/5, 4/5 इंटू 20 करोगे तो आ जाएगा 16 जे कैप, इतना लिख लीजिए, ठीक। अब ए पर वेलोसिटी लिख दीजिए, हटाओ यहाँ पे इसको, ए पर वेलोसिटी लिख दीजिए, ए पर वेलोसिटी लिख दे तो वी ए बराबर बताइए क्या लिखेंगे, ऐसे कंपोनेंट करेंगे तो आ जाएगा 20 cos 37 आई कैप, प्लस इधर कंपोनेंट आएगा 20 साइन 37 जे कैप। तो वी ए बराबर cos 37 होता है 4/5, तो 4/5 करोगे तो आ जाएगा 16 आई कैप, प्लस ये 3/5 होता है, ये आ जाएगा 12 जे कैप, ये आ जाएगा वी ए। क्लियर हुई बात। और आपको डेल्टा वी पूछा था, तो डेल्टा वी क्या लिखेंगे, डेल्टा वी बराबर ये लिखेंगे वी वी माइनस वी ए, ठीक, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। तो डेल्टा वी बराबर, अब बी पर वेलोसिटी लिखी हुई है कितनी बताइए 12i माइनस 16j, ठीक, माइनस कर लेना, यही बहुत, इन्हीं में दिक्कत आना शुरू होती है, फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। सीखो तो सही चीज़ों को, अगर कहीं भी तुम्हारे मुंह से ये नहीं निकलेगा फिजिक्स कठिन थी, जिस रास्ते से ले जा रहा हूँ उस रास्ते से चलिए। पहले आप ए पर बताइए, ए पर वेलोसिटी क्या है बताइए 16i कैप प्लस 12j कैप, तो जो डेल्टा वी लिखा जाएगा, अब आई में से आई घटेगा, ये भी वेक्टर में बता चुका हूँ, वेक्टर्स में आई जे के नॉन कोलिनियर वेक्टर होते हैं, तो आई को आई के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, जे को जे के साथ करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा -4i और 16 ये -12 होगा, तो माइनस ऑफ 28 जे कैप। यहाँ तक पहुँचिए, फिर बहुत खूबसूरत पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उससे खूबसूरत पूरे वेक्टर में कुछ नहीं होता है, और रिलेटिव मोशन में भी वही सब चीज़ें यूज होती हैं, आगे चल के वही सब चीज़ें यूज होती हैं यार। इतना पहुँचे। अब देखिए मुझे डेल्टा वी फाइंड आउट करना था, अब मैं ज़रा इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं मेरे पास, मुझे डेल्टा वी पर वर्किंग करनी है। अब देखिए ये है मेरा डेल्टा वी, ये है मेरा डेल्टा वी, ज़रा समझो डेल्टा वी को ध्यान से। डेल्टा वी ये है -4i माइनस 28 जे कैप। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो केवल,
तो वो मैं वेक्टर मेथड से तुरंत फाइंड आउट कर दूंगा। मैग्नीट्यूड आ जाएगा ये -4 का स्क्वायर प्लस -28 का स्क्वायर, जो भी आंसर आ जाए। लेकिन यार ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है डायरेक्शन। तो मुझे तो इस वेक्टर को प्रॉपरली देखना है कि विद मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन क्या इसकी कहानी है, क्या इसकी कहानी है, क्या इसकी कहानी, मुझे तो ये देखना है प्रॉपर। यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए इस वेक्टर को रीड करना सीखो प्लीज़। जब भी आप इसको रीड करें, जब भी आप इसको रीड करें, टू रीड अ वेक्टर ऑलवेज यूज पैरेललोग्राम लॉ। ये मैं बार बार बता चुका हूँ, ये मेरे कॉन्सेप्ट हैं। पैरेललोग्राम लॉ, हमेशा पैरेललोग्राम लॉ यूज करिए, हमेशा पैरेललोग्राम लॉ का यूज करिए, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, अब पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से जरा देखिए क्या है। अगर आपके पास ये डेल्टा वी वेक्टर लिखा हुआ है बराबर -4i -28j, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो देखिए जो डेल्टा वी को हम लिखेंगे बराबर, देखिए अब यहाँ पे एक बिंदु बनाइए ये। अब देखिए इस बिंदु का देखिए, ये बिंदु बनाइए, तो -4i तो इधर है, तो ये तो 4 है इधर, और 28 इधर है, ये 28 है। ये कॉन्सेप्ट है। और जो रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम लॉ से, वो इसका और इसका रिजल्टेंट ये होगा, ये होगा, ये होगा इसका रिजल्टेंट। ये दिस इज योर डेल्टा वी वेक्टर, या डेल्टा वी वेक्टर ये है। अब इसका मैग्नीट्यूड तो उसी तरीके से आएगा जो ये बताया, लेकिन डायरेक्शन कई बार फाइंड आउट करनी है। तो जैसे ये थीटा फाइंड आउट करना है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस से वेक्टर कितने पे जा रहा है, तो फिर हम tan थीटा लिख देते हैं। tan थीटा इक्वल टू, ये तो 4 था, ये 28 था, तो tan थीटा होगा दिस अपॉन दिस। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 28/4 बराबर 7। ये मेन होता है। तो थीटा बराबर, यही एग्जाम में पूछा भी जाता है यार। दिस इज कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, तो अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर मैं करता हूं उसको। ये पूरा प्रोसेस है। मैं हर बच्चे से रिकमेंड करता हूं जिसने 10th पास किया, चाहे वो 11th में, चाहे 12th में, चाहे ड्रॉपर है, ये सब चीज़ें बच्चों को कम आती हैं, इसलिए फिजिक्स में अटकना शुरू हो जाता है। रिलेटिव मोशन तो पूरा बाउंस मार जाता है, यही कारण है। प्लीज़ यार अभी से मेहनत करके चल लें, सीखो 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 यार। कुछ चीज़ें सीखने के बाद यूँ पढ़ा ले जाऊँगा फिजिक्स, हटाएं इसको। चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, करिए इसको आप। मान लीजिए इस रास्ते पर पार्टिकल गया, यहाँ पर वेलोसिटी मान लो जो भी ले लो, 10 ले लो, एंगल ले लीजिए 37, 10 मीटर पर सेकंड है यहाँ पर। जब यहाँ पर पहुँचा तो मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड है, ये लोकेशन बी है मान लीजिए, और ये एंगल 53 डिग्री आसान दिया है। फाइंड, और मान लीजिए फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। मुझे पता है जब मैं ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाता रहा हूँ तब भी बच्चों को दर्द होता है, लेकिन भैया अगर कोई चीज़ कड़वी है तो कड़वी है या दर्द दे रही है तो कड़वी दवा पीनी पड़ती है सही करने के लिए। हो सकता है कुछ बच्चे मुंह बनाएं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन यार सच्चाई यही है, इसी का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग नहीं करवाते हैं, तो ये मेरा हेडक नहीं है। चाहते हो तो सीखिए आप। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, पॉज करिए, ट्राई करिए, तरीका बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए करते हैं, हम पॉज करके ट्राई करो, करते हैं सॉल्व। अब देखिए आप पहले देखिए तरीका क्या होगा। चेंज इन वेलोसिटी जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे वी फाइनल। आसान भी तो बहुत है यार, ये कठिन उन्हीं को लग रहा होगा जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा है, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पर होगी, तो बताइए वी क्या लिखेंगे, बताइए कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए। इसको लिखेंगे 20 cos 53i प्लस इधर कितना आ जाएगा बताइए 20 sin 53j कैप। अब जरा इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। वी बराबर
cos 53 बताइए कितना होता है, 3/5 होता है। तो 3/5 करोगे तो इतना तो कर लोगे, 3/5 तो ये आ जाएगा 12 कैप, प्लस sin 53 बताइए कितना होता है, 4/5 होता है, तो ये आ जाएगा 16 j कैप। ठीक, अब यहाँ पे ए पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर लीजिए, वी ए बराबर, ये बताइए कितना आएगा, इधर आ जाएगा 10 sin 37 i कैप, प्लस ये नीचे की तरफ आएगा, कितना आ जाएगा, -10 cos 37 j कैप। जब इसको लिखेंगे तो वी ए बराबर लिखा जाएगा, साइन 37 होता है जमाने से 3/5, तो 3/5 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 6i कैप। ठीक, और ये माइनस ये होता है 4/5, तो ये आ जाएगा 8j कैप। ये आ जाएगी ए की वेलोसिटी। तो ए और बी की वेलोसिटी मैंने फाइंड आउट कर दी। अब आप अभी भी आप निकालो चेंज इन वेलोसिटी, तब भी मैं मानूंगा कुछ कर पा रहे हो। तब भी मैं मानूंगा कुछ कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए हटा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो जो डेल्टा वी हो जाएगा वो हो जाएगा वी वी माइनस वी ए। तो जो डेल्टा वी आ जाएगा, अब बताइए बी की वेलोसिटी ये थी, तो आप लिखेंगे इसको 12i कैप प्लस 16j कैप माइनस, फिर आप इन्हीं ए पर ये थी तो ये लिखेंगे 6i माइनस 8j। कितना आसान तो होता है यार। तो डेल्टा वी वेक्टर इक्वल टू ये आ जाएगा, इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6i कैप प्लस ये आ जाएगा 12 16 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 16 प्लस 8 आ जाएगा 24 j कैप। अब इसको रीड करना है, मेन पार्ट होता है रीड करना है। इसको हटा दूँ अब यहाँ से, इसको रीड करना है, इसको रीड करना है, रीड करिए, रीडिंग ऑफ डेल्टा वी वेक्टर। तो देखिए 6i और 24j है, तो बराबर यहाँ पे एक बिंदु रखेंगे, ये बता दिया। 6i का मतलब इधर 6 और इधर बताइए 24, दिस इज कॉन्सेप्ट। और इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, ये वेक्टर आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या कहलाएगा, डेल्टा वी वेक्टर। ठीक, और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड ये बराबर ये आ जाएगा अंडर द रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 20। इतना यार मैं तुम्हारे हवाले छोड़ूंगा, प्लीज़ इतना तुम्हारे हवाले छोड़ूंगा। फिर हमें बेटा इसका एंगल फाइंड आउट करना था, ये थीटा। तो बताइए tan थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कितना है बताइए, 24/6 बराबर 6। तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 6, ये लिखा जाएगा आंसर। ठीक है, ये लिखा जाएगा आंसर, ये लिखा जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, चलिए अब एवरेज एक्सीलरेशन को पढ़ने की स्थिति में आप लोग हैं आराम से। अब देखिए एवरेज एक्सीलरेशन में था क्या, एवरेज एक्सीलरेशन में था क्या, एवरेज एक्सीलरेशन यार वो वही तो था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी, यही तो था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और क्या था, और डेल्टा वी तुम पढ़ चुके हो, तो अब दिक्कत आने वाली कहाँ है, बिल्कुल नहीं आने वाली। तो एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक, आराम से देख लीजिए, ये इसका रेडियस आर है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पर वेलोसिटी इसकी वी है, और यहाँ पर जाके भी वेलोसिटी वी ली मैंने, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है,
पर क्योंकि वेलोसिटी बदली है इसलिए एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में नहीं बदली है लेकिन डायरेक्शन में तो बदली है। भाई वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड में चेंज कर दो तब भी बदल जाती है और डायरेक्शन में चेंज कर दो तब भी बदल जाती है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर एक पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ध्यान से सुन लीजिए, और यहाँ पे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो ए और बी पर दोनों पे वेलोसिटी सेम है, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ पे जा रहा है 10 से और ये थोड़ा सा भी मुड़ गया यहाँ पर ऐसे, तो अब ये ध्यान रखना इस पॉइंट और इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। भले ही मैग्नीट्यूड सेम है, प्लीज वेक्टर में भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है तो वो वेक्टर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वेक्टर दोनों अलग अलग होते हैं, प्लीज इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सब बता दिया तुम्हें। रेडियस आर है, ठीक है। अब आपको फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन, यही क्वेश्चन है। फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, ओके, ये फाइंड आउट करना है। तो बेसिक मेथड पे चलते हैं, करें, ठीक है, करें। अब देखिए, तो जो बेसिक डेफिनेशन होगी उसी बात है जरा। तो जब ए एवरेज निकालेंगे, ए एवरेज फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन के साथ बात करता हूं, तो आप लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, प्लीज। ये आ जाएगा बी पर वेलोसिटी माइनस ए पर वेलोसिटी और डेल्टा टी। अब ये जो टाइम होता है ये हमेशा पाथ पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ डिपेंडेंट। तो इसने जो पाथ चला, ध्यान से देखिए, पाथ तो इसने ये चला यार, बताना ये जो पाथ लेंथ होगा, पाथ लेंथ वो कितना होगा बताइए। रेडियस इसकी आर दी हुई है, रेडियस आर दी हुई है, तो पूरा सर्कल चलता तो 2 पाई आर, 1/4 सर्कल है तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 पाई आर बाई 4 बराबर कितना आ जाएगा, पाई आर बाई 2 आ जाएगा, ये पाथ लेंथ आ जाएगा। तो इसमें जो डेल्टा टी लगेगा, डेल्टा टी वो आ जाएगा पाथ लेंथ डिवाइडेड बाई स्पीड, स्पीड हर जगह वी है तो ये आ जाएगा पाई आर अपॉन 2v, कोई दिक्कत नहीं। ये इसमें डेल्टा टी का समय लगा इतने टाइम में, ठीक। अब जरा इसको लिख लेते हैं बराबर। अब देखिए बी पर जो वेलोसिटी है, अभी अभी काफ़ी देर से मैं आपको चेंज इन वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। तो बी पर वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखिए तो क्या लिखा जाएगा बताइए, वी जे कैप, वी जे कैप लिख दिया फाइनल, माइनस ए पर वेक्टर फॉर्म में लिखिए क्या है बताइए, वी आई कैप एंड डिवाइडेड बाई आ जाएगा टाइम, टाइम जितना लगा कितना बताइए, ये लगा पाई आर अपॉन 2v। तो यहाँ पर ए एवरेज जो आ जाएगा, ए एवरेज जो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर चला जाएगा, ये v मैंने अलग अलग लिख दिया लेकिन हैं दोनों सेम ही, v है, ठीक है। तो v ऊपर पहुंच जाएगा तो ये आ जाएगा 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर, और यहाँ आ जाएगा बेटा माइनस आई प्लस जे कैप। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको आपको रीड करना है तो रीड कर लीजिए, रीड करवा देते हैं। अगर आपको रीड करना है तो रीड करिए, देखिए रीडिंग, इसकी जो रीडिंग हो जाएगी, अब मैंने बताया था, अगर ध्यान से देखोगे इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं, माइनस 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर, आई के बाद देगा ये, प्लस 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर जे कैप, ठीक है। ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। अगर आप जब रीड करेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ से देखिए, ये माइनस में तो ये तो इधर लिखेंगे, इसको हटा दें, ये इधर लिखेंगे, इधर कितना है बताइए, 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर माइनस, और ये ऊपर की तरफ है इतना, कितना बताइए, 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इन दोनों का ये होगा, ये होगा एवरेज एक्सीलरेशन, दिस इज ए एवरेज। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, यहाँ से एंगल मान लो कोई थीटा,
बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो बताइए मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, बताइए। मैग्नीट्यूड बराबर अंडर द रूट, ठीक, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2b² अपॉन पाई आर इसका स्क्वायर, और प्लस ये भी इतना ही है 2b² अपॉन पाई आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और अगर थीटा चाहिए, ये थीटा चाहिए, तो tan थीटा बराबर ये आ जाएगा दिस अपॉन दिस, तो ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू आ जाएगा π/4 आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ द एवरेज एक्सीलरेशन। और भी एग्जाम्पल देते हैं आपको, कराते हैं एक एक चीज़, आराम से उतारिए, ठीक है। और एग्जाम्पल दें आगे, चलिए देखिए, फिर एग्जाम्पल देखिए। यही सर्किल है, फिर से पार्टिकल यहाँ पर है, रेडियस इसकी आर मान ली, ए पर वेलोसिटी v, फिर यहाँ पर पहुँचा b पर, वेलोसिटी सेम है, फिर ये यहाँ पर पहुँचा c पॉइंट पर। ठीक, अब आपको A से C में एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड द A एवरेज फ्रॉम A टू C। A से C में आपको एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। चलिए करिए, पॉज करके ट्राई करो प्लीज यार। ये सब क्वेश्चन एग्जाम आते हैं और अटकते हैं और आपसे नहीं होते, 100% नहीं होते, सीख जाओगे। तो देखिए मैं डेफिनेशन पे चलता हूँ, जो पढ़ा है उसी पे चलते हैं। ए एवरेज डेफिनेशन पे जाइए, क्या था बताइए, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पर C पर वेलोसिटी, तो VC वेक्टर माइनस VA, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ए एवरेज बराबर C पर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखिए, कितना है बताइए इधर, माइनस VI कैप, माइनस इस डायरेक्शन में देखिए जरा क्या है, प्लस VI कैप एंड डेल्टा T। अब देखिए डेल्टा T में बच्चों को कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, ये पाथ पे डिपेंड करता है। तो पाथ लेंथ देखो ये होगा, पाथ लेंथ ये होगा, दिस इज पाथ लेंथ। तो बताइए जो डेल्टा T लगेगा, पहले डेल्टा T पाथ लेंथ बताइए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, πr होगी, इतना तो यार जानते ही होगे। पूरा सर्किल होता तो 2π और होती, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है πr, तो πr अपॉन v, ये पाथ लेंथ हो गया यहाँ पर, ठीक, ये पाथ लेंथ हो गया। तो ये पाथ लेंथ हो गया, तो डेल्टा T कितना लिख देंगे बताइए, πr अपॉन v। अब इसमें कुछ है ही नहीं, ए एवरेज बराबर v ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ भी माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस v² अपॉन πr। और बताइए यहाँ पे क्या गया, आई, अरे ये क्या, ये तो सीधे जुड़ गया ना, ठीक, ये आ जाएगा ए एवरेज बराबर, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, तो आ जाएगा माइनस 2bi अपॉन πr अपॉन v, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, माइनस 2v² अपॉन πr और i कैप। आप अगर इसको प्लस करें तो यहाँ माइनस लगा दो, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर। एक क्वेश्चन और करिए, उसी सर्कल में फिर आपसे सवाल पूछते हैं। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से चलता है, ए से v की स्पीड से चलता है, यहाँ पर पहुँचता है, फिर यहाँ पर पहुँचता है, C पॉइंट है, फिर वो यहाँ पर आता है, D पॉइंट है। अब आपको फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन, ए एवरेज फाइंड आउट करना है A से D में।
फ्रॉम ए टू डी, ए से डी में फाइंड आउट करना है। चलिए पॉज करके ट्राई करो, रेडियस आर ले लेना है इसका, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करिए, पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, चलिए कुछ है ही नहीं। तो ए एवरेज का जो फॉर्मूला भी आपको पढ़ाया, ये पढ़ाया डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर बराबर, बताइए यह आ जाएगा वी डी माइनस ए पर वेलोसिटी वी ए और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये आ जाएगा ए एवरेज बराबर डी पर वेलोसिटी, ये वेक्टर फॉर्म में क्या लिखी जाएगी, ये नेगेटिव वाई एक्सेस की तरफ है तो ये लिखेंगे माइनस वी जे कैप, माइनस ये बताइए ए पर प्लस वी आई है और डेल्टा टी पाथ पर डिपेंड करेगा। तो ध्यान से देखो, जो पाथ लेंथ होगी वो ये होगी, ये पाथ लेंथ होगी, ये पाथ लेंथ होगी। बताइए इसमें जो डेल्टा टी लगेगा, अगर पूरा सर्किल होता तो 2 पाई आर होता, लेकिन ये सर्किल का कितना पार्ट है, 3/4 और डिवाइडेड बाई वी कर दीजिए। ओके, तो ये कितना आ गया बताइए, ये आ गया 3 पाई आर अपॉन 2b, 3 पाई आर अपॉन 2b, ये टाइम आ गया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हम 3 पाई आर अपॉन 2b। ओके, तो ए एवरेज जो आ जाएगा बराबर, अब इसी तरीके से v कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन 3 पाई आर, और जो यहाँ पे बच जाएगा वो क्या बचेगा बताइए, माइनस आई माइनस जे कैप। अब इस वेक्टर को रीड कर लीजिए जो मैं आपको सिखाया हूँ पैरेललोग्राम लॉ लगाकर, क्या प्रॉपर इसका डायरेक्शन आएगा, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, रीड कर लीजिए इसको आप, ठीक, इतना पॉज करके उतारिए, मैं उसकी रीडिंग दिखाता हूँ आपको, मैं इसकी रीडिंग सिखाता हूँ। अब देखिए, आप अगर कोई डाउट है तो आप लिख लीजिए, बात बाकी उसकी आवश्यकता नहीं है। तो माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 3 पाई आर आई कैप, और ये आ जाएगा माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 3 पाई आर जे कैप। ये वेक्टर आपको रीड करना है, ये वेक्टर आपको रीड करना है। तो देखिए ए वेक्टर बराबर एवरेज जो है वही। अब देखिए यहाँ पे एक बिंदु रखिए नेगेटिव में, और ये है मैग्नीट्यूड, तो इसका और इसका बराबर ये दोनों का, तो इधर कितना है बताइए, 2b स्क्वायर अपॉन 3 पाई आर, और नीचे की तरफ कितना बताइए, 2b स्क्वायर अपॉन 3 पाई आर, दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा ए एवरेज वेक्टर। मैग्नीट्यूड की बात करोगे, मैग्नीट्यूड की बात करोगे, ये आ जाएगा अंडर द रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो चेक कर लेना, मैं कई सालों से इसको फाइंड आउट कर रहा हूँ, यही आता है √2 आ जाएगा। ठीक, डायरेक्शन देखिए थीटा, तो tan थीटा बराबर बताइए दिस अपॉन दिस, जितना ये है उतना ही है, क्योंकि ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही, तो 1 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू π/4 आ जाएगा। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और करिए क्वेश्चन। ये तो चलो हमने काफ़ी ए से बी या उस तरह से चेंजेस बताए। मान लीजिए हम कहते कि यहाँ से ये थीटा से चेंज कर गया या थीटा से रोटेशन कर गया, यहाँ पर भी स्पीड भी है, यहाँ पर भी स्पीड भी है। इसको मैं कह देता हूँ कोई पॉइंट P, इसको कोई पॉइंट Q। ये क्वेश्चन कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी थीटा में चेंज, कहीं भी थीटा में चेंज, जैसे ये भी चेंज, ये भी थीटा हो सकता है, कहीं से भी कहीं हो सकता है, कहीं से भी कहीं हो सकता है। प्लीज़ यार, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
जैसे मान लो यहाँ पर पी क्यू आर एस, कहीं से भी कहीं हो सकता है। तो एक थीटा में चेंज के लिए जो नीट वाले बच्चे हैं, जेई मेंस वाले बच्चे हैं, वो तो इस रिजल्ट को याद भी कर लेना, 7-8 बार क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है। ठीक, तो यही पूछा है, फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम पी टू क्यू। अच्छा, जो पी से क्यू में होगा वही आर से एस में होगा, हाँ, लेकिन डायरेक्शन सबका अलग अलग होगा। पी से क्यू का डायरेक्शन अलग होगा, आर से एस का डायरेक्शन अलग होगा, लेकिन इसमें जब भी एग्जाम में आया है हमेशा मैग्नीट्यूड पूछा गया है। फिर भी मैं थॉरोली इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, फाइंड ए एवरेज फ्रॉम पी टू क्यू लिख देते हैं। ओके, पी टू क्यू। चलिए पॉज करके ट्राई करो, करते तो हम ही है खैर, बाद बाकी पॉज करके ट्राई कर लो। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। पॉज करके ट्राई किया, ठीक, चलिए देखिए। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब आपको पता है कि जब आप ए एवरेज लिखेंगे तो आपको यही तो लिखना है। इसको मान लो पी कह रहे हैं, इसको मान लो क्यू कह रहे हैं, तो आप लिखते हैं क्या जरा बताइए? यही तो लिखते हैं, डेल्टा वी, आराम आराम से लिख लो, अपॉन डेल्टा टी बराबर, यह आ जाएगा वी क्यू वेक्टर माइनस वी पी वेक्टर, यही तो आएगा, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी जो भी लगे। तो एक तो आपको पाथ लेंथ चाहिए होगा टू फाइंड डेल्टा टी, और Q पर वेलोसिटी वेक्टर चाहिए होगा, और P पर वेलोसिटी वेक्टर चाहिए होगा। ठीक है, सबसे पहले तो चलो मैं डेल्टा टी फाइंड आउट कर देता हूँ। ठीक है, उसको जरा अलग से देख लो, पहले देख लो, देखो आराम से डेल्टा टी देख लो पहले। अब देखिए ये पाथ लेंथ है यहाँ पर, इस पाथ लेंथ को कैसे लिखेंगे? इसकी रेडियस आर है, रेडियस आर है, अगर थीटा रेडियन में तो आर्क लेंथ है तो आर थीटा हो जाएगा। भाई एंगल क्या होता है? एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन ये रेडियन में होता है। किस में होता है? रेडियन, अभी समझा देंगे। तो रेडियन में होता है, तो थीटा का रेडियन में, तो आर्क लेंथ मान लो एल आर, तो एल बराबर आ जाएगा आर थीटा। तो ये जो लेंथ आ गई आर थीटा आ गई, तो इसमें जो डेल्टा टी लग जाएगा, अच्छा स्पीड तो हर जगह क्या लेके चला हूँ? वी, तो डेल्टा टी लग जाएगा इसमें आर थीटा अपॉन वी। ठीक, तो डेल्टा टी की मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो डेल्टा टी लगा इस एंगल को चलने में, वो कितना लगा बेटा? आर थीटा अपॉन वी लगा। देखो काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ तो हल्की सी स्पीड हल्की सी बढ़ जाती है कई बार, आखिरी एग्जाम्पल तक आते आते। तो आर थीटा अपॉन वी, ओके, इतना टाइम लगा। अब आप Q पर वेलोसिटी लिख लो और P पर लिख लो। अच्छा, P पर वेलोसिटी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये तो अलोंग द एक्स एक्सिस है और Q किसी एंगल पर है। इसमें थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है, तो वह मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। हटाऊं इसको, देखो Q की वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर एट Q, जरा समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब समझा ले जाएंगे। देखो सर्किल थोड़ा सा अभी बनाने में हल्की सी दिक्कत आ रही है, पर सब सीख जाएंगे। चलो ठीक है, ये ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखिए इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं, इसको वाई एक्सिस, इसको 0,0, तो एक्स एक्स के अंदर आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया। अब देखिए यहां पर जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, तो यहां पर कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, वो जरा समझिए। देखिए आप यहां पर इससे ये यहाँ पे ये डालिए, अलोंग द एक्स एक्सिस एक लाइन खींचो और एक अलोंग द वाई एक्सिस एक लाइन खींचो। अब जरा ध्यान से देखिए, इतना आप सर्किल में जानते हो गए, और नहीं जानते तो सुन लो। सर्किल का ये नियम होता है कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट वो हमेशा इस सेंटर से पास जो लाइन करती है नॉर्मल, वहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। यार ये सबको आता है, इसमें नीट वाले बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर्किल में जो टेंजेंट होती है वो नॉर्मल डालते हैं, नॉर्मल सेंटर से पास करता है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। प्लीज यार, ये हमेशा 90 डिग्री। तो यहाँ पर खुद बताइए, अगर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये यहाँ पे टेंजेंट होगा, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल यहाँ पे कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको,
अवदेश होगा कि नहीं होगा? तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बताइए? 90 माइनस थीटा होगा। अब देखो ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, तो ये एंगल कितना आ गया बताइए? ये हो गया थीटा फिर से। ठीक, अगर ये थीटा आ गया तो देखो एक लाइन ये एक लाइन ये, तो ये भी एंगल थीटा हो गया। तो यहाँ पर बच्चे को ये दिखने में दिक्कत होती है कि यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये भी थीटा बनकर आता है, ये मैंने समझा दिया भाई। थीटा ये थीटा, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया? थीटा हो गया। ये थीटा, तो ये टेंजेंट है और ये लाइन है, तो ये भी थीटा गया। क्लियर हुआ? तो अब आप इसको याद कर लो। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर ये थीटा है तो सीधी अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूं तो ये एंगल सीधे थीटा बनता है, ये नेम होता है, सीधे एंगल थीटा बनता है ये। ओके, ठीक है, ये थीटा बनता है हमेशा। तो अब Q की वेलोसिटी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब Q की वेलोसिटी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे कि अब यहाँ पर ये आ गया कि जैसे ये थीटा से घूमा तो मुझे ये पता लग गया, ध्यान से सुनना, कि यहाँ पर ये थीटा होता है, ये थीटा होता है। ओके, तो इसका एक कंपोनेंट देखो, ये कंपोनेंट बताइए कितना होगा? v cos थीटा होगा, और ये कंपोनेंट बताइए v sin थीटा होगा। तो बताइए जो Q पॉइंट था इस वेलोसिटी वेक्टर को अगर हम लिखना चाहें, इसको इधर से हटा दें, यही समझाना था, जो समझाना था वो समझा दिया। तो बताइए जो वी क्यू की वेलोसिटी होगी, वी क्यू की वेलोसिटी क्या लिख देंगे बताइए? वी कॉस थीटा आई कैप वेक्टर फॉर्म में, प्लस इस वाले को क्या लिखेंगे? वी साइन थीटा जे कैप। क्लियर होगी बात? इस तरह से लिख देंगे वेक्टर फॉर्म में। और वीपी में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये तो पी पॉइंट था तो इधर जा रहा था वी से, तो वीपी क्या लिख दिया जाएगा? ये लिख दिया जाएगा वी आई कैप। तो ए एवरेज का क्या फॉर्मूला था? ये आ जाएगा वी क्यू माइनस वी पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बराबर वी क्यू आ जाएगा बताइए वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप एंड दिस इज डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये आ जाएगा आर थीटा अपॉन वी। कौन दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ए एवरेज जो आ जाएगा, जरा v ऊपर चला जाएगा तो कॉमन ले लो, वी स्क्वायर अपॉन आर थीटा, ये आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, नहीं कुछ रह गया, वीपी रह गया, तो माइनस वी आई कैप। ठीक, तो वी स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर थीटा। यहाँ क्या बचेगा? देखिए ये बचेगा कॉस थीटा माइनस 1 आई कैप, ठीक, प्लस साइन थीटा जे कैप। क्लियर भाई? कॉस थीटा यहाँ से बचा, माइनस 1 यहाँ से बचेगा, क्यों वी कॉमन लिया है तो ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक, इतना आ गया, इसको हटाऊंगा। अब सुनिए, इस क्वेश्चन में जब भी एग्जाम में आता है ये हमेशा मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, तो मैं डायरेक्शन को एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, आगे सब चीज़ें सर्कुलर मोशन में प्रॉपरली आती हैं, डोंट वरी फॉर दैट। तो यहाँ पे डायरेक्शन पूछा जाता है, तो सॉरी मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देते हैं, ये आ जाएगा अंडर द रूट। ठीक, ये तो है ही स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर थीटा का स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 भाई आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, पूरे पर रूट है ये, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड में बराबर, ये तो बाहर कितना आ गया बताइए? वी स्क्वायर अपॉन आर थीटा अंडर द रूट। देखिए अंडर द रूट, देखिए ये भी हो ही गया, लिख दिया उधर अंडर द रूट। देखिए जरा, अभी आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 1, तो ये आ गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ए एवरेज सीधे मैग्नीट्यूड लिखा वी स्क्वायर अपॉन आर थीटा
अब बताइए ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक, ये आ जाएगा फिर ए एवरेज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर थीटा अंडर द रूट 2 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे फंस जाते हैं मैथ में, कोई दिक्कत नहीं, समझाता हूँ। देखो यार फॉर्मूला होता है आपको पता है कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, बार बार लिख रहा हूँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर, अब यहाँ पे कॉस थीटा है तो इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बनेगा। ओके, ये बनेगा, तो यहाँ से देखो 1 प्लस, लेकिन हमें क्या लेना था 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको साइन स्क्वायर में लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको इधर लाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो देखो जब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, तो इसका मतलब अगर कहीं पे लिखा हो 1 माइनस कॉस थीटा तो वो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। क्यों, देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा, मतलब इस 2 थीटा की जगह थीटा करेंगे तो यहाँ पर भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसलिए बताया कि यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है, तो बताइए ये आ जाएगा ए एवरेज बराबर अंडर द रूट, ये तो बार है ही, वी स्क्वायर अपॉन आर थीटा। तो बताइए 2 अंडर द रूट 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला ये बन गया कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर, तो ये आ जाएगा ए एवरेज मैग्नीट्यूड में बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर थीटा इंटू, अब ये कितना बच गया बताइए, ये बच गया 2 साइन थीटा बाई 2, और बस यही आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 वी स्क्वायर अपॉन आर थीटा साइन थीटा बाई 2। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 100% यार एक बार और कर लेना, नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगी, 100% कर लेना। तो ये एवरेज एक्सीलरेशन के उतने ही फंडे सफिशिएंट हैं। ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन के इतने ही फंडे सफिशिएंट हैं। ओके।